बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 1 to 1 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। इस्लामाबाद में अदम एतमाद तहरीक और इसके साथ साथ चूँकि आज 23 मार्च था, 25 मार्च को असम्बली का इजलास होना है और जब जैसी सियासी टेम्परेचर है वो इस्लामाबाद का बढ़ता ही चला जा रहा है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासत अब ख़त्म होने वाली है। मैं तुरुप का पत्ता 27 को फेंकूँगा। उनका पत्ता क्या होगा? उनने ये भी कहा कि अपोजिशन के पास इतनी तादाद नहीं होगी बल्कि इनकी तादाद भी कम होगी। ये भी सुनाया गया कि चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई। ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्या उनके पास पता है जो वो फेंकने जा रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कादिर मंदुखेल साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं। आपको कहते हैं खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आजकल के जो माहौल चल रहा है, क्या मुतमईन है कि हुकूमत चली जाएगी? मेरे ख्याल में मुतमईन तो एक शख्स नहीं है जो मैं ना मानूँ वाली रेट लगाई है और वो कह रहे तुरुप का पता फेंकूँगा। हम बचपन में जब दोस्त आपस में खेलते थे तो एक सवाल पूछता था, उसको जवाब नहीं आता था तो अगला बोलता अब ये बोलो, मैं गंदा आदमी हूँ, मैं जलील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो सारी गालियाँ उसको पढ़ाते, फिर हम उसको जवाब देते। अगर ये तुरुप का पता इसने नहीं फेंका या तुरुप का पता फजूल की गुफ्तगू हुआ तो फिर क्या जुर्माना होगा उसके ऊपर? सीधे सिंपल सी बात है। हमारे पास 162 मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के और हमें चाहिए 172, 10 चाहिए। 17 तो इनके अपने इत्यादी हमसे आ मिले। मुस्लिम लीग काफ के 5 लोग, बाप पार्टी बलूचिस्तान के 5 और MQM कराची के 7 लोग, तो 17 तो ये हो गए। हमें चाहिए 10। नंबर एक बात। दूसरे ये कि कोई लगभग 40 के करीब उनके मेंबरान नेशनल असम्बली हमसे रब्ते में, कुछ ने तो इंटरव्यू भी दे दिया। फिर उस 40 को भी छोड़िए, हमें चाहिए 10। 14 को तो ये शोकास दे चुका है, तो इनकी अपनी फिगर के मुताबिक भी 4 हमारा एक्सेस है। ठीक है, इसको भी छोड़िए। अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है तो असम्बली के इजलास में इतनी ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 54 सब क्लॉज 3 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, उसके तहत स्पीकर को नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना है विदिन 14 डेज, 14 दिन के अंदर। तो 14 दिन तो पूरे हो चुके हैं, वायलेशन तो पहले इसने की है। अब जो वायलेशन करेगा उसके ऊपर लगेगा आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का। ठीक है, चलो उसको भी हम आगे ले चलते हैं। फिर उसके बाद जब मादे एतमाद की तारीख पेश होगी तो विदिन 7 डेज उसकी काउंटिंग करानी है, यानी वोटिंग के लिए करेंगे। अगर वो इतना पूरे एतमाद है कि मैं तुर्क का पता है, मेरे पास लोग है, मेरे पास ये है वो सारे, ये इतना घटियापन की दर्जे तक पहुंच चुका है कि ये मेम्बरान को गाली तो छोटी बात रह गई है, इनकी बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। वो भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके बच्चे कहाँ हैं, किसके घर पे रह रहे हैं, नमाज़ पढ़ने की भी जगह उसको मुयसर है कि नहीं है, उर्दू भी आती है कि नहीं आती है, रिश्ता भी कोई देगा कि नहीं देगा। आप अपनी मेम्बरान को जलील, और फिर आप दूसरे सांस में कहते हो कि आ जाए। इनकी बदतमीज़ों का टोला है जो शहबाज गिल, फिर 2 आशिका अवान, अलिया हमजा, ये गालियाँ गलूच तो नेशनल टीवी पे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ, अगर आपके पास तादाद है तो आप कल सुबह असम्बली के इजलास बुला ले और 15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं है, या हमारी नहीं है, हम हार जाएंगे। ठीक है, उनने अभी जो बात की उस पर चले, आपने तो ये रिस्पांस दे दिया। ये बताइए, चौधरी निसार अली खान कोई इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर सकते हैं? उन्होंने कहा मुलाकात हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास अपने MNAs भी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह अपोजिशन इसमें कामयाब होगी। उसके पास तो एक भी MNA नहीं है। वो खुद एक MPA जीता है, MNA की सीट वो लूज़ कर गए। ठीक है, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर अगर उसकी MNA है, उसकी अपनी वो जीप की पार्टी, क्या नाम है उसका, उसके नाम पे उसने किए, तो वो तो सबको पता है वो हार गए सारे। तो उनके पास कौन सा MNA? हाँ, अगर MNA हो सकता है तो उनकी अपनी लोग PTI के हो सकते हैं जो उसको दोस्त कहते हैं, और जो कि पहले ही 40 के लगभग जो है ना वो पोजीशन से रब्ता कर चुके हैं। और फिर अगर वो इतनी खामोश है और चौधरी निसार अली खान साहब भी उनके साथ मौजूद है, तो अल्लाह खैर सबा कल सुबह जो है ना, बल्कि परसों बुला चुका है इजलास वायलेशन के बावजूद। 25 को ये दुआ पढ़ने के बाद और काउंटिंग के लिए हमें रेजोल्यूशन हमारे पेश कर दें। हम 172 का फिगर क्या, हम 200 से अबव पेश कर देंगे और अल्लाह खैर से फैसला हो जाएगा। नहीं कर सकेंगे तो मैं आपकी TV चैनल पे दोबारा मुझे बुला ले, मैं आपसे भी माफ़ी मांग लूँगा, इनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, यही कर सकता हूँ। तो सवाल ये कि अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट है तो आप असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाते हैं? आपने परसों भी ये सोच के रखा है कि एक मेंबर नेशनल असम्बली जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनकी फातिहा कर दी, आपने एडजन करना है।
और एडजर्न करना है 2 दिन बाद। जब सेनेट का जब बजट इजलास सैटरडे को आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता है? तो हम नेक्स्ट डे दोबारा रख लें। और दुआ तो 2 मिनट में दुआ पढ़ी जाती है, तो आप दुआ पढ़ के बाद आप रेजोल्यूशन पेश कर दें और उसके ऊपर काउंटिंग करा लें, आपके सामने आ जाएगा फिगर। और फिर असल में तुर्क का पता, ये ड्रामाबाजी, ये चीज़, ये सारी तो फनकारी तो उनको पहले से आती। 126 दिन के डांस पार्टी में उसने क्या तरगीब दी इस कौम को, सिवाय बदतमीजी, सिवाय गाली गलौज, सिवाय बदतमीजी, वो क्या दिया? और फिर उसी डांस पार्टी में, मैं तो धरना नहीं कहूँगा, डांस पार्टी कहूँगा, क्योंकि दिन में सोते थे, रात में डांस करते थे। तो वो डांस पार्टी में तो वो कहते हैं हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना लेंगे। नया क्या बना था? पुराने का भी बेड़ा करके बैठे हुए। सर कहते हैं हमारे पीछे आलमी साजिशें हैं, ये आलमी जो साजिशें हैं उनका ये मोहरा बने हुए हैं। अपोजिशन को कह रहे हैं अमेरिका मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अमेरिका के एजेंट बने हुए हैं। अपने बच्चे तो यहूदी के घर पे पल रहे हैं और एजेंट हम बने हुए, आप मुझे बताएं। और फिर ये जो पहले कहते थे इनके कि वो बिलावल साहब जो ना अमेरिका गए हैं वो अपने आप को मनवाने के लिए, तो 2018 की जो फिल्म बनी पाकिस्तानी, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, इंसान और वो, ठीक है, तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? वो भी अमेरिका में हुई थी। पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का या यूरोप का क्या ताल्लुक? और फिर अगर ताल्लुक है, चलो मैं आपकी बात थोड़ी सी मान भी लेता हूँ, तो 2018 के इलेक्शन आप अमेरिका के ताउन से बने थे, आप आए थे, क्योंकि आपके पास तो पब्लिक तो नहीं थी। आपके पास जितने लोग हैं आपके काबीना में 95% तो दूसरी पार्टी के। अभी भी जो आपने 14 लोगों को शौकास दिए उसमें से 2 या 3 आपके पास अपने हैं, बाकी तो सारी पीपल्स पार्टी के। तो जब पीपल्स पार्टी के लोग आप मफलर बनी गाले में ले जाके आप उसको पहना रहे थे और आप ये कहते थे हमने एक और विकेट गिरा दिया है, उस वक्त विकेट था, आज लोटे बन गए, तो ये कौन सा, ये खुली तजाद नहीं है? वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को इन्होंने खरीदा है, पैसे चलाए हैं। परसों जब इमरान नियाजी साहब, मैं उसको खान ही कहूँगा कि ये पुख्तनों का दुश्मन है, पुख्तनों को गाली दी इसने, ठीक है, इसका कोई खानवान से ताल्लुक नहीं है, ना इसको पछतो आती है। सवाल ये है कि ये शख्स जो परसों जो जलसे से खिताब कर रहा था और बुरा भला कह रहा था इमरान की और उनके बच्चों के रिश्ते के बारे में, एन उसी वक्त इनका सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार नून लीग के 7 MPA जो उन्होंने अपने तरफ लाए थे उससे मुलाकात कर रहे थे। तो वो क्या था? ये लोटे तो फरिश्ते हैं, ये विकेट है तो वो क्या है? तो ये सारी एक उनकी अपनी अर्थ बात की यू टर्न का तो ये कायद बन गया पाकिस्तान में। अच्छा सर, ये तजादात तो हर पार्टी में आप कह सकते हैं कि हैं। मैं कुछ देर कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज साहिबा, उनका मैं देख रहा था जब सेनेट में उनको शिकस्त हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये लोटे हैं, इनको वोट ना दे। आज अगर वो इस चीज़ पर रिएक्शन दे रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ क्यों है? मतलब वो समझते हैं बेज़मीर है, पैसे चलाए गए हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया और वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत भी है, जहाज यहाँ पर भर के आए हैं सिंध से। देखिए, वो जहाज को पैसों से भर के कोई नहीं लाता है, और अगर आता है तो जहाज आपके अंडर है, वफाकी हुकूमत के अंडर है, सिविल एविएशन पीआई आपके अंडर है। आप उस स्क्रीनिंग मशीन से जारी बात है बोरी पैसों की आएंगी तो स्क्रीनिंग से जरूर की, आप एक छोटा सा बैग भी ले जाओ तो स्क्रीनिंग से गुजर जाती, किसको भी वकूफ़ बना रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब आप ये करें, आपने बलूचिस्तान का जब सेनेट इलेक्शन हो रहा था, आपने ये कहा था कि बलूचिस्तान में इमरान नियाजी की बात करो, आपने कहा 70 करोड़ रेट चल रहा है, और फिर 70 करोड़ का आपने एक ठेकेदार अब्दुल कादिर को ढूंढा, और जब आपने उसको टिकट दे दिए तो पीटीआई बलूचिस्तान कंप्लीट खड़ी हो गई है। जब खड़ी हो गई है तो आपने उसे टिकट वापस लिए, मौजूदा गवर्नर आगा ज़हूर को दिया, फिर इसी अब्दुल कादिर को आपने टिकट दिलाया बाप पार्टी से, और फिर अपनी जो कैंडिडेट आगा ज़हूर तो उसको आपने विड्रॉ कराया इस लालच में कि आपको गवर्नर बलूचिस्तान बनाएंगे। आपने उस अब्दुल कादिर को 70 करोड़ का आपकी फिगर का आपने उसको सेनेटर बनाया और अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करा कि बाद में अपने गवर्नर बनाए। आप हमें बातें सुना रहे हो और फिर आप पैसों की बात करें। आपके अपनी बलूचिस्तान का जो साबिक सदर यार उमद रिंद साहब, जो आपके माऊन खसूसी भी थे कुछ दिन पहले, आप भी गालबन इस्तीफा दे दिया है, उनने कहा बलूचिस्तान हुकूमत 3.5 अरब रुपए में बिकी। तो आप क्यों खामोश है? आप बुलाइए, कमीशन बना ले, एक मिनिस्टर 20-25 करोड़ में बनाए। आप कमीशन, मैं नहीं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त नहीं कर रहे, आपका अपना बलूचिस्तान का सदर कह रहा है। तो ये सारी बातें तो आपके अपने घर से निकल रही। और इससे पहले पुख्तनख्वा में जो आपके 22 MP आपने निकाले, आपने क्या किया उसके खिलाफ? आपने सिंपली इसको पार्टी से निकाल दी, या कुछ लोगों ने पार्टी खुद छोड़ दी है। आपने कानूनी कार्रवाई क्या की? आपने क्या सबूत पेश किया उसके खिलाफ? कोई ही नहीं है। बातें तो बहुत है ना, आप मर्जी करो, लेकिन दलाइल के साथ बातें करो, उसमें मज़ा भी आता है। ये बताइए, अभी जो एक बात की जा रही है कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो ऐसे में जीत अपोजिशन की यकीनी है। देखिए, जब से ये हुकूमत बनी है, ये वन पेज की बातें कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस पेज को उसने उस वक्त पढ़ा
जिस शख्स की अपनी काबीना के वजीर अपनी मर्जी के नहीं हो, वो DGISI अपना लगाने का सोच रहे थे। ठीक है, मैं जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये उस वक्त इसने ये बात की है, तो हमने उस वक्त भी कहा कि जितनी इंसान की औकात तो इतनी बात करे। आपकी औकात अपनी काबीना की नहीं है और आप जनरल फैज़ को DGISI बरकरार देखना चाह रहे, क्यों? इस पे बजिद क्यों? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि तो सीधे साधा मेरे भाई, फिगर का गेम है, 172 का हमारे पास नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे, इनके पास वो है तो हम फेल हो जाएंगे, हमारे पास हुए तो हम पास हो जाएंगे। इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात क्या है? अभी इस पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ बैठे हुए आप उनको बुला ले, इजलास बुला ले, स्पीकर के पास आर्टिकल 53 सब क्लॉज 3 के तहत इख्तियार है कि वो कहीं भी इजलास बुला, उसमें लफ्ज़ नेशनल असेंबली का नहीं लिखा हुआ है। आप कहीं भी बुला ले, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बुला ले, कन्वोकेशन हॉल में बुला ले, पार्लियामेंट लॉजेस में बुला ले, आप अपोजिशन को बता दे, स्पीकर बोल दे कि 172 पूरे करे, हमने नहीं पूरे किया, हम फेल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एक बतौर सियासतदान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वक्त दुरुस्त है इनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का? 1 साल रह गया, अब क्या करेंगे इसमें? देखिए, यकीनन मैं अभी 8-10 महीने पहले मेंबर नेशनल असेंबली बना हूँ कराची से। 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली, फैसल वाड़ा को डिस्क्वालीफाई जो कि सेनेट की सीट भी हमसे छीन लिया। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है कि मैं भी बकाया साल पूरा करूँ ताकि मैं अपनी आवाम में कुछ काम कर सकूं। मगर दूसरी तरफ अगर मैं पार्टी का हुक्म मानूंगा या मैं आवाम का ये हाल देखें, ये नवाज शरीफ को चोर पता नहीं क्या क्या कहते थे। नवाज शरीफ के दौर में तो चीनी 50-55 रुपये थी, आपने 165 का फिगर टच करा है, अभी भी 100 से ऊपर की चल रहा है। आपने पेट्रोल जो है ना वो 150 से ऊपर आपने बढ़ा दिया है। इस वक्त डॉलर 181 से ऊपर जा चुका है, रिजर्व आपके 15 जो है ना अरब डॉलर रह चुका है। आप मुझे बताओ, आपने तो 3 महीने में नया पाकिस्तान बना था। आपने जो कहा था कि चोर डाकू है पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, इस वक्त तो आप दुनिया में रैंकिंग में इससे 4 पॉइंट आगे चले गए। करप्शन में आप चले गए 117 पे, ठीक है, या 124 पे आपने टच कर लिए। 17 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। आपकी इस वक्त मौजूदा जुडिशरी में आपकी वजीर कानून इतना इन्फ्लुएंस करता है, उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। आज जुडिशरी हमारे 128 नंबर पे है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं इस बात को करूँगा, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 128 नंबर पे आपकी जुडिशरी चलेगी, 124 नंबर पे आपकी करप्शन चले गए। आपकी महंगाई का तूफान ये कि डबल डिजिट में चल रहा है। आपकी ये सारी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर का आपका ये आपकी CPEC ऑलमोस्ट आपकी फेल हो चुकी है, बंद हो चुकी है। मेरा ओरिजिनल ताल्लुक बलूचिस्तान से 1 किलोमीटर उन्होंने वहाँ पे नहीं बनाया। सक्कर से लेके हैदराबाद तक मोटरवे अभी 4.25 लोग इसने शुरू तक नहीं करा सके। आप मुझे बता दो कि आपने कौन सा काम किए? आपने जिस आदमी को परफॉर्मेंस की बिना पे नंबर 1 आपने इसको करार दिया है, तो ज़रा परफॉर्मेंस की डिटेल भी तो बता दो ना, क्योंकि वो महकमा तो उसका फेल हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में तो 10 अरब की करप्शन हो चुका है ये सारी। तो ये सारी चीज़ें तो आपके सामने, और फिर आप कहते हैं मेरे खारजा पॉलिसी कामयाब है। तो आपका तो वज़ीर ख़ारजा जो ना उस टॉप 10 में तो है ही नहीं है। आपका टॉप 10 में नंबर 2 पे आया है असद उमर। असद उमर को तो पहले ही 6 महीने में आपने फेल करार दिया। पहले ही आपकी इकोनॉमी जो आपने अरस्तू को लाया था, मेरे पास 2 समाजी टीम है, उसका सरगना ये अरस्तू था चाइना के, तो वो तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गए। तो आपने नंबर 2 कैसा पोजीशन दे दिया? हाँ, उर्दू वाला 2 नंबर तो ठीक है, उसको देना चाहिए। सवाल ये है, और फिर आपने आपकी वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मज़ारी साहिबा इस वक्त रैंक नंबर 5 पे। आप मुझे बताओ, जो जनूबी पंजाब में जिंदा लोगों के हाथ पाँव काटे जा रहे थे, तो ये इंसानी हकूक़ के ठेकेदार वजीर कहाँ थी? जब ये बम ब्लास्ट पेशावर में, बलूचिस्तान में, कराची में हो रहे, ये कहीं आपको ये इंसानी हकूक़ की वजीर नज़र आई है? तो सवाल ये सारे आदाद शुमार फिगर सबके सामने है। ये हुकूमत जो आपका सवाल था कि हम क्यों ला रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये हुकूमत अगर मजीद भी एक दिन रहता है तो ये आवाम का खून मजीद चूसेगा। खाल उतार तो दिया उसने पूरा कम्प्लीटली। हम चाह रहे हैं कि इस आवाम को इस अजाब से, इस सदी का अजाब अगर है तो ये इमरान न्याजी होगा। ये एक कोरोना की सूरत में, दूसरा ये महंगाई की सूरत में जो अजाब। सर, वो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारा जो चोरों का टोला है, वही कहते हैं कि चोरों का टोला है, ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और किसी के साजिश के तहत हो चुके हैं। अब ये अगर इक़्तिदार में आएंगे तो ये मेरा इसके लिए ये फ़ायदा है कि अवाम को मैं समझाऊँ कि ये सारे जो अब एक हो चुके हैं, माजी में एक दूसरे को क्या कहते रहे हैं, आज आपने देख लिया। मैंने कहा था कि मैं इनको इकट्ठा करके दिखाऊंगा, ये मेरे खिलाफ होंगे, ये वो नैरेटिव ये बिल्ड करे और 27 को वो यही करने जाएंगे ना। तो इसका फिर आप क्या, और आपने इलेक्शन में भी जाना है, इलेक्शन में फिर आप लोग कैसे करेंगे एक दूसरे को? ये तो उसको पता था कि मेरी नाइली एक दिन सामने आएगी और इस सब ने इकट्ठा होना है, पूरा पाकिस्तान ने खड़ा होना है, ठीक है। दूसरी बात, ये चोर कह रहे हैं, 1 रुपया आज तक पीपल्स पार्टी या नून लीग से इसने वसूल किया, जो बात कर रहे हैं। और फिर इतनी हम चोर डाकू है
तो महंगाई क्यों? इतनी हम चोर डाकू है, आपके रैंक 124 में करप्शन भी क्यों हो? इतनी हम चोर डाकू है तो आपका पेट्रोल 100-150 से ऊपर क्यों है? इतनी हम चोर डाकू है, आटा चीनी का भाव कहाँ तक चल रहा है? और फिर तोशाखाना का वो जो आर था, वो जो 3.5 करोड़ में बिका आर नहीं घड़ी, जो आपको किंग सऊदी अरब ने दिया है, 2 घड़ी स्पेशल ऑर्डर बनाया, एक घड़ी उसने अपनी हाथ में पहनी, दूसरी आपको दी कि हम घड़ी बाई है, वो आपकी अपनी घर से, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने अपनी घर से जो इनके सैली है फरा, उनके ज़रिए आपने एक मिडिल ईस्ट के बंदे को बेचा, उसने जाके वो घड़ी जाके जब कंपनी से रब्ता किया तो कंपनी ने कहा ये किंग ने 2 घड़ी बनाई थी, और फिर जब किंग से रब्ता किया तो किंग ने वो घड़ी ख़रीद ली है। इसी वजह से किंग आपका OIC के इजलास में नहीं आया, दोबारा किंग ने वो खरीद लिया क्योंकि आप घड़ी चोर हो, आप घड़ी चोर हो। तोशाखाना के मजीद केस ये जो सुप्रीम कोर्ट में या असम्बली में चल रहे, आप उसको क्यों ओपन नहीं करें? जब ये कुर्सी से हटेगा तो इनकी बहुत सारी चीज़ें इस तरह निकलेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि आपकी बहनों ने जो अमेरिका में जायदादें अरबों रुपए की बना ली है, वो कहाँ से बना ली है? आपका तो पूरा कराना खैरात सदका पे चल रहा है, आपका कौन सा कारोबार है? अभी 1.5 साल पहले आपने फरमाया था कि मेरे 1,80,000 पे प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो रही है, तो आपने पहले आपने 2 लाख टैक्स जमा किए, आज आपने 98 लाख आपने टैक्स जमा किए। आपका कौन सा कारोबार है? आपका कौन सा बिजनेस है? आपके कौन से कारखाने हैं? यही ये चंदे ज़कात पे आपका पूरा ख़ानदान पल रहा है, और आप टैक्स करें और फिर ये कह रहे मेरे जायदाद है। इनके एक वजीर मेरा सादिक शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला ये इनका जायदाद है, तो मैंने कहा जायदाद है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि 2018 या 2013 का जो एफिडेविट है जो इलेक्शन कमीशन को, उसमें इसने डिक्लेयर किया कि नहीं की। ये दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये है इनकी कौन सी बात का मैं आपको जवाब दूंगा? सारी बातें तो इनकी मुंह पे वापस पड़ रही है। कौन सी बात? ये कहता है यू टर्न जो ना वो एक अकलमंद आदमी, मैं कहता हूँ एक बेगैरत आदमी की निशानी यू टर्न का। क्यों? मैं अगर आपको धमकी दूं एज ए पश्तून और फिर वहां से यू टर्न लूँ तो मैं तो बेगैरत डिक्लेयर करूंगा, मुझे तो लोग थाने देंगे। ये कौन से यू टर्न को की तशरीह कर रहा है? अच्छे यू टर्न तो बेगैरती को कहते हैं। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यू टर्न नहीं लेते तो आज जिस्मानी तौर पर जिंदा होते, लेकिन आज रूहानी तौर पे हमारे दिलों में जिंदा है। इसी वजह से हम कहते हैं, इस्लाम भी कहता है शहीद जो है ना वो मरता नहीं है। आज देख रहे हर साल बनी उसमें आपका लड़काना में उससे ज़्यादा क्राउड होता है, लाखों के मजमू में होता है। और अगर बीबी शहीद दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डाल के न खड़ी होती, आज वो शहीद नहीं होती, आज उसको दहशतगर्द न मारते। तो यू टर्न क्या? इसको यू टर्न। और फिर यू टर्न आसिफ अली जरदारी जहाँ 11 साल उसने जेल में गुजारे, अपनी ज़बान कटवाई है, अगर वो यू टर्न लेते तो ये सारे दुखड़े से वो न गुजरते। तो सर उन्होंने तो बेगैरती है। जरदारी को सबसे पहले निशाने पे रखा हुआ है, आपने भी देखा होगा कि मेरे निशाने पे सबसे पहले जरदारी है। बिलावल साहब आपकी उर्दू सही है, उसकी अच्छा, दूसरी बात बिलावल के बारे में कहते हैं कि ये इनने कभी लीडरशिप देखे नहीं है, ग्रास रूट से नीचे उठ के नहीं आए, बल्कि डायरेक्ट उनको थमा दिया गया। विरासती सियासत के बारे में कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े लोग मौजूद है, अगर एक तरफ से देखा जाए। अच्छा, ये कंसेप्ट क्यों है? वाई बीइंग अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं, सवाल तो ये भी है कि उनको क्यों बतौर कायद? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं इन्हीं का मिसाल देता हूँ। इमरान नियाज़ी साहब को आज PTI से निकाले, PTI क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं, ये तो मैं भी कहता हूँ। एग्जैक्टली। मौलाना फजल रहमान साहब को आप GOI से निकाले, वो क्या पोजीशन रह जाएगी? इसी तरह नवाज शरीफ साहब को आप मुस्लिम लीग नून से निकाले, क्या पोजीशन है? इसको भी छोड़िए, आप अमेरिका का देख ले। आप अमेरिका का इससे पहले जो सदर था उसका बेटा आया, ठीक है, फिर क्लिंटन आया था, उसकी वाइफ आई, फिर उसको भी छोड़िए। हिंदुस्तान में कांग्रेस का जहाँ कांग्रेस का इनका जो सदर था वो मारा गया, उसके बाद इसकी सोनिया गांधी इसकी बेवा आई है, वो कुछ दिन के बाद खामोश हो गई। दोबारा मनमोहन सिंह आया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का, तो वापस इसकी बेटे को लाया गया। तो ये एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है। इसको इस चीज़ आपके अपने बच्चे अगर नहीं है, जिनको जो पाकिस्तान में नहीं है, जो यहूदी के घर पे पल रहा है, तो आपका अपना वारिस नहीं है, तो हम इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा तो बिलावल साहब है, उसके बाद बख्तावर बीबी है, आसफा बीबी है, आसिफ अली जरदारी साहब है, अदीब फरियाल है, तो पूरा खानदान पड़ा है, नवाज शरीफ का पूरा खानदान। आपको जब खानदान ही नहीं है तो उसमें हमारा क्या कसूर? सर वो कहते हैं मैं खानदानी सियासत नहीं कर, दूसरी तरफ आपने कह दिया खानदानी नहीं है तो 25 साल की लोंडे के जो आपने दोस्त बना है उसको जुल्फी बुखारी को, जो करोड़ों रुपए जो है ना वो हड़प करके वो भागा है दोबारा, वो क्या था? 70 साल के आदमी 25 साल की लोंडे के साथ दूसरी, आपको नहीं पता दुनिया के। और फिर उसकी आपकी बहनों का कौन सा कारोबार है जो करोड़ों रुपए सिलाई मशीन की मद में किया? वो नहीं मैं पूछूंगा। और फिर ये जो मैंने आपको घड़ी का हवाला दिया है, फिर उसके अलावा आपको मैं बताऊँ जो 98 लाख से टैक्स जमा की, इन सब बातों का जवाब है इनके पास। आइए
28 दिन ज़्यादा दूर नहीं, 28 तारीख तक ये जब ये कुर्सी से उठेगा तो 1000 और करप्शन की इसकी दास्तानें निकलेंगी। अच्छा, वो क्या आपने बार बार यहूदी एजेंट का जिक्र किया, आजकल वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाला, जंग लड़ने वाला मैं ही हूँ, इस्लाम का नाम मौलाना फजल रहमान ने किया गया है, तो जब इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं इसके बावजूद भी आप लोग की दलील क्या है, क्यों यहूदियों का एजेंट है, वाह है? देखो दोबारा मुझे आप मजबूर करें कि मैं उसी बात पे आ जाऊँ। जो शख्स रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं उसके अपने बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे हैं, खुदा का वास्ता यार किस गंदी ज़बान से इस्लाम का नाम ले रहे हैं। और रियासत मदीना जो अजीम हस्ती चला रहे थे, तो उसका नाम आप अपने आप को कंपेयर कर। और फिर दूसरी बात, कहाँ गया है वो मौलाना तारिक जमील सब जवाब से मुलाकात की थी, आपकी करतूत को पता चल गया। वो नहीं, उसका हक था। वो कौन सी वो फिल्म एक्ट्रेस थी, उसके पास भी तो क्या था। वो तो ऐसे लोगों को, बदकिरदार लोगों को वो ढूंढते हैं क्योंकि जिनके फॉलोअर ज़्यादा होता है, ताकि उसको अगर इस्लाम के दायरे में लाया जाए तो पीछे पूरा एक क्राउड आ जाएगी। तो उसने इस नियत से किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने तंग किए, मैं नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब का ये है कि एक ऐसे शख्स करो उसके पीछे जो ये नया पाकिस्तान का ड्रामा लेके बैठे हुए थे, तो बहुत सारे उनके आ जाएंगे, लेकिन वो भी मायूस होकर साइड पर हो गए। और दूसरी बात, आप जो बात करें ये OIC का सबसे पहले तो 1974 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आप बात करें, आपने जो 126 दिन के डांस पार्टी में आपने इस्लाम की बात की, को हम इजराइल में रहते हैं, आपने हमें उसको मुसलमान करना था। पहले अपने आप के पूरे कपड़े तो पहन लो, और फिर पिछले दिनों में जो किए, इसकी जो समंदर के किनारे जो तस्वीरें आ रही है वो आपको नहीं पता, इसकी जो क्लब के अंदर जो तस्वीरें है वो आपको नहीं पता। और फिर उसके बाद मेरे में चेंज आया है, मैं तब्दील हो चुका हूँ, मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ। क्यों मुझे मजबूर करे कि रियान खान का वो किताब पढ़ना शुरू कर दूँ मैं? यार चेंज आ गया, चेंजेस में आ गया, परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट बांटे जा रहा है, इसमें चेंज आ गया। खुदा का वास्ता क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे ताकि मैं मज़ीद बोलूँ? सवाल ये ऐसे शख्स का जो खुद बदकिरदार हो, जो खुद दागदार हो, जो खुद अमेरिकन कोर्ट का फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है, ये अपने आप को सादिक अमीन कहते हैं। मैंने असम्बली में चैलेंज की, अली ज़ैदी किसके कस्टोडियन है पता है आपको? किसके? हाँ ये पता करो ना, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो ये उस अमेरिकन कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कस्टोडियन है, बाकायदा उसके अकाउंट से पैसे जा रहा है। सवाल ये है, ये सादिक अमीन कहता है। मैं तो साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस, उनके साथ आपकी चैनल पे कई और मुनाजरा खेलते रहे कि आइए मैं अमेरिकन कोर्ट का फैसला सुनाता हूँ जो इस शख्स के खिलाफ पे मोरली ये करप्ट आदमी है। और फिर उसको भी छोड़ी, इसके वालिद इकरामुल्लाह खान को तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करप्शन पे निकाला, उसको तो पता भी नहीं है इसकी चिड़िया का नाम है। तो जिस आदमी की परवरिश करप्शन पे हो, उससे आप करप्शन की बातें इसकी मुंह से अच्छी लगे। जो आदमी मोरली करप्ट हो, अमेरिकन कोर्ट का फैसले उसके खिलाफ हो, वो आपको जो ना अखलाकियात की दर्ज दे रहे हो, जो पूरे गुलू बट्टुम का और गैंग हो गाली गलोच का, और वो हमें दास्तान दे रहे। हम शहीदों के पार्टी है, हमने शहादतें देखी, हमने कोड़े देखे, हमने जेलें देखी है, ये कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूँ, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, उसकी वजह ये थी आप बड़े जज्बाती मुझे नजर आए, कहीं आपको डर तो नहीं लगा हुआ नाकामी का? आपको पता है सिरनाउस पे जो हमला हुआ, तो मैं पहला आदमी था, पहला MNA था जो मैं फ्रंट पे आया, पीछे दूसरे MNA भी हमारे आ गए, और मैं उस केस में कंप्लेंट पे हूँ, ठीक है। और फिर इसी इमरान न्याजी का जो मजबूत पिलर था फैसल वाडा साहब, उसे 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती है, कौमी असम्बली का 33 साल बाद और एक सेनेट का। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इन लोगों से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ, डरता नहीं, खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। और आप देखें इस लॉजेस में न कोई गार्ड है न कुछ है, एक मेरा पियोन है, बंदा साथ है, और कोई भी नहीं। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर जमहूरियत को ख़तरा हो, मिसाल के तौर पर 25 को कल से मौलाना का मार्च, आप PDM का मार्च इस्लामाबाद में एंटर होना शुरू हो जाएगा, 27 को इमरान खान का जलसा है, कई तसादुम का ख़तरा आपको लग रहा है? और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर उसमें आप लोग का स्टैंस क्या होगा, अगर जमहूरियत को अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा ख़तरा हो? देखिए, जब दलाइल ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर गाली गलौज। मैं कहा कि मैं लड़ूंगा, आज ही का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह एंकर हैं, किसी से लड़ रहे हैं? ये जलसे जुलूस से लड़ रहे हैं? सीधे साधा फिगर है, 342 की असम्बली है, उसमें आपके पास 172 है, तो ठीक है, नहीं है तो आप हार गए। वो भाई इसमें कोई झगड़े की, बहसबाजी की, जलसे जुलूस की, धरने की, बिलावल भुट्टो जरदारी से तो दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च करके है, दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं है। तो हमने तो गमला भी नहीं तोड़ा, हमने इनकी तरह ना कोई पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज़ लटकाई, ना हमने PTV पे हमला किए, ना हमने हुंडी के ज़रिए बगावत पे तरगीब दी, ना हमने बिजली के बिल जलाए। हम तो जमहूरी लोग हैं, घोड़े भी खाते हैं, पानसिया भी बर्दाश्त करते हैं, जेलें भी बर्दाश्त करते हैं, और फिर भी हम जमहूरियत की बात करते हैं और अमन की बात करते हैं। और यही हमारा पश्तो रिवाज भी है, और यही हमारा बीबी शहीद का और आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, ये हमारी तरबियत भी है। आपने देखा सिनोस में हमला हो गया, हमने तो
कोई एक्शन नहीं किए। नहीं तो गवर्नर हाउस कराची में मौजूद है, इनके MP MNA कराची में मौजूद है, एक एक घर कम गिराव कर सकते थे, हमने नहीं किया। ना हम आगे करेंगे, हम इंतकाम की सियासत ना करेंगे, ना स्पीकिंग कर, हम जमहूरियत पे कानून के दायरे में हम लड़ेंगे। और कानून का दायरा ये है, हमने 172 ये इसको अगर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसको अगर वाकई ये कॉन्फिडेंट है तो ये असम्बली का इजलास 25 को ये बिल पेश कर दे, हम 172 पूरे कर नहीं कर देंगे, मैं आपके सामने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है, चले अदम एतमाद के बाद इंशाल्लाह दोबारा मधु खैल साहब को हम मधु करेंगे और उनसे बात करेंगे कि उस सूरत हाल में क्या ये गवर्नमेंट में होंगे या फिर अपोजिशन में ही रहेंगे। तब तक के लिए मुझे या नोमान खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक अफेयर्स।